हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ एनसीईआरटी की बुक से एसएसटी की जो भी बुक्स हैं वो सारी कवर कर रहे हैं। क्लास 6 से स्टार्ट की है और इसमें सबसे पहले जो हम बुक लेकर आए हैं वो है हमारे अतीत। हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत और इसके 2 लेसन हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं तीसरा लेसन जिसका नाम है आरंभिक नगर। फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारी डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी क्लासेज के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस लेसन में क्या है। देखिए, लेसन का नाम है आरंभिक नगर। इससे पहले हमने 2 लेसन किए हैं जिनमें फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था कब, कहाँ, कैसे, और सेकेंड लेसन में था जो आखेटक थे, शिकारी थे और उनका भोजन संग्राहक, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आरंभिक नगर जो शुरुआती नगर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, कोई टीचर भर्ती का हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, सीटेट हो या फिर कोई भी, यहाँ तक कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, सभी एग्ज़ाम में अगर आपको करने हैं तो पहले एनसीईआरटी की बुक्स को तो आपको पढ़ना ही होगा। एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़िए और अपना बेस जो है वो क्लियर कीजिए। जो बेस मजबूत होता है वो यहीं से होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो ये बुक्स है 6th-7th की बुक है, इनसे क्या होने वाला है, इसलिए कभी इन पर ध्यान देते ही नहीं। लेकिन सभी को पता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो चलिए हम भी शुरू कर रहे हैं इसको। ये देखिए, यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं। कौन कौन है ये? जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास वाली गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कुछ लोग उस घर, जो खंडर घर है, उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूता घर कह रहे थे, कहा करते थे। इनके घर के पास एक पुराना खंडर है और कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब ये पुराने खंडर के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है कि इस घर में जो इसे सुरक्षित रखा जा रहा है। तो इसी से संबंधित आगे की कहानी बता रहे हैं कि ये पुराने खंडर कैसे हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं। इसी सीरीज में जो आगे बता रहे हैं वो है हड़प्पा की कहानी। जो हड़प्पा सभ्यता, अपना नाम भी सुना होगा, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या थी हड़प्पा की कहानी? अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन जब यहाँ पर अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश शासन, उस समय जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, वो है पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी और वे इस खंडर से कुछ ईंटें, कुछ क्या हज़ारों ईंटें उखाड़ कर ले गए और कहाँ पर लगा दी, जो रेलवे लाइन में बिछा रहे थे उसमें लगा दी। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि इस पूरी इमारत से वे ईंटें निकाल कर ले गए तो इससे जो इमारत थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब हमें पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो भी अब तक सबसे पुराने शहर ज्ञात हुए हैं उनमें से सबसे पुराना शहर यही था, जहाँ से वे ईंटें उखाड़ कर ले गए थे। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में जो भी इस तरह के पुरास्थल मिले हैं, सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण कब हुआ? लगभग 4700 साल पहले। ये देखिए कितने पुराने शहर हैं, 4700 साल पहले की बात है। इसके बाद आगे दिखा रहे हैं, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। इन नगरों के, अब देख लेते हैं कि इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में से इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो नगर थे ये, इन्हें 2 या इससे ज़्यादा भागों में विभाजित किया गया था। और जो 2 भाग होते थे उनमें पश्चिमी भाग जो होता था वो छोटा होता था लेकिन वो ऊंचाई पर बना होता था, जबकि जो पूर्वी भाग था
वो बड़ा होने के साथ ही निचले इलाके में भी बनता था। अब ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व जो विद थे उन्होंने कहा उसे नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को क्या कहा है, निचले हिस्से को कहा है नगर। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। देखिए कितनी पुरानी बात है, 4700 साल पहले, और उस समय भी जो ये मकान बनाए जा रहे हैं, ये नगर बनाए जा रहे हैं, इनमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों के बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही है। और जबकि वर्तमान में ऐसे बनाए जाते हैं कि कुछ बनाकर कुछ ही टाइम होता है और वे गिर जाते हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे, ईंटों की चिनाई इस तरह किया करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग जो हमने अभी बताया है, जो ऊपर का हिस्सा होता था, कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ये देखिए यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो महान स्नानागार है वो कहाँ से मिले हैं, वो मिला है मोहनजोदड़ो से। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, चारों ओर कमरे भी बने थे, और पानी भरने के लिए पानी कहाँ से आता था, कुएं से निकाला जाता था, और उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था। अब इससे अंदाज़ा लगाया गया है कि शायद यहाँ पर विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अब इधर देख लेते हैं एक बार। देखिए ये जिन नगरों के बारे में बात हो रही है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत से मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं भी मिली है। कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, इन्हें पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं। ये देखें यहाँ से जगहों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि ये रहा मोहनजोदड़ो जहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ पर है, देखिए ये सिंधु नदी जो यहाँ आ रही है, ये सिंधु नदी है, और इस सिंधु नदी के तट पर ही है मोहनजोदड़ो। ये यहाँ चन्हुदड़ो, और ये धोलावीरा, ये सुरकोतड़ा, इधर लोथल और सोतकाको, राखीगढ़ी, ये यहाँ पर कालीबंगा है। ये सभी वे स्थल है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के बारे में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अभी देख लेते हैं आगे क्या है। इन नगरों की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों जो हमने अभी देखे, कहाँ था कालीबंगा, देखिए कालीबंगा और लोथल, इनके बारे में बात हो रही है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा और लोथल से, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ये देखिए ये है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जिसमें ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर जाने के लिए, और कितना बड़ा ये यहाँ पर बनाया है। भवन, नाले और सड़कें। अब यहाँ नाले और सड़कों के बारे में बात हो रही है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे, और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। देखिए जैसे कि आंगन है और इसके चारों तरफ ऐसे यहाँ ये ऐसे करके कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की जो नालियाँ थी, नालियों को सड़कों की नाली से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में कहाँ मिलती थी, बड़े नालों में। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल भी बनाए जाते थे ताकि इनकी देखभाल और साफ सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर यहाँ उनकी दीवार दिखाई जा रही है, कैसे ये दीवार बनी होती थी। इसके बाद नगरीय जीवन के बारे में बात हो रही है कि नगरीय जीवन कैसा रहा होगा।
हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः वे कौन थे? वे यहाँ के शासक होंगे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जिनके साक्ष्य अब प्राप्त नहीं हुए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे। साथ ही और क्या लाते थे? वे लाते थे दूर देशों के किस्से और कहानियाँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर क्या है? मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला। ये देखिए यहाँ पर सड़क और नाले को दिखाया गया है। और इसके बाद नीचे जो है ये कुआं है जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद बाईं और नीचे हड़प्पा की मोहर। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर यूज की जाती थी उसकी फ़ोटो है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये कुछ खिलौने हैं जो पकी हुई मिट्टी से बने हुए हैं। देखिए जो मोहर के बारे में बात हो रही है, इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में लिखे गए हैं। ये एक लिपि है और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। इसके बाद नगर और नए शिल्प के बारे में बात हो रही है। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। अब वे कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि पुरातत्वविदों को कुछ चीज़ें मिली हैं और उनमें ज़्यादातर है पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने चांदी के जैसी धातु से बनी हुई वस्तुएं हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु क्या है? वो है मनके, बाट और फलक। ये देखिए यहाँ पर बाट दिखाए गए हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। पत्थर के ये बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। तो किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? वो क्या है? चर्ट पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। इसके बाद मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कर्निलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद भी किए गए ताकि धागा डालकर इनसे माला बनाई जा सके। इसके बाद जो दाएं में धारदार फलक है और नीचे है कढ़ाईदार वस्त्र। महत्वपूर्ण व्यक्ति से की बनी महत्वपूर्ण, देखिए ये है एक मूर्ति जो यहाँ से प्राप्त हुई है और ये पत्थर की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसने कढ़ाईदार वस्त्रों को पहना हुआ इसे दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर बनी थी वो किसकी बनी थी? पत्थर की। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तनों को भी बनाते थे। और देखिए यहाँ पर आगे बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। और कितने वर्ष पुराने? 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती हैं। इसके बाद आगे बता रहे हैं, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। अब देखिए जो अभी ऊपर तस्वीर मूर्ति थी, उस मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है।
हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। यह हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण लेते थे या फिर महिलाएं भी लेती थी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करते होंगे। अब है फेयंस के बारे में। फेयंस से बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। फेयंस क्या है? देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय कैसे होते थे? नीले या हल्के समुद्री हरे। और फेयंस से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी? जैसे कि मनके, चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल क्या है? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक इनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई तरह की चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूसरी जगहों से दूर दूर से आयात किया करते थे, अर्थात मंगाया करते थे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये एक चित्र दिखाया गया है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा। इन चित्रों को देखो, और ये एक खिलौना है और दूसरी है मोर। देखिए, यहाँ पर जो दिखाई गई है ये तो मोर है, और ये क्या है? ये एक खिलौना है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज की राजस्थान से करते थे। तो तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात कहाँ से होता था? वो ईरान से होता था और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कहाँ से होता था? आधुनिक कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात होता था गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। देखिए कितनी दूर दूर से वस्तुएं मंगाई जाती थी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब वे भोजन के बारे में बता रहे हैं। उनके लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो कौन कौन सी फसलें यहाँ पर होती थी? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान और तिल, सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि ये प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय भी किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। ये देखिए, ये खिलौना है जो हल्के आकार का है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारे पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब है गुजरात के हड़प्पाकालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। जो गुजरात में मिले हैं हड़प्पाकालीन नगर, उनके बारे में देखते हैं क्या है। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। तो धोलावीरा नगर कहाँ है? ये गुजरात में है। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी यहाँ की उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, अब तक हमने जो भी नगरों के बारे में पढ़ा है उसमें था कि नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, एक ऊपरी नगर और एक निचला नगर था। लेकिन जो धोलावीरा में नगर प्राप्त हुए हैं वो कितने भागों में बटे थे? वो बटे थे 3 भागों में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पर मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे
बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप, जो मोहरबंदी होती थी वो कैसे होती थी, गीली मिट्टी पर दबाने से छाप बन जाती थी। देखिए यहाँ नीचे क्या है, ये रहे लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। देखिए ये एक बंदरगाह है लोथल का। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक इमारत मिली है। संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ से मिले हैं। इसके बाद मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी कहते थे। ये देखिए कैसे यहाँ पर बनाई गई है। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो इससे साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में बता रहे हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली जो थी इनकी वो नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ का कहना है जंगलों का नाश हो गया था। ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। सभी इलाकों में ऐसा एक साथ नहीं हो सकता। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, और जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये शुरुआती नगर थे और जो काफ़ी विकसित भी थे। इसके साथ ही अन्यत्र में पढ़ लेते हैं क्या दिया है आज। एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, और इन मकबरों को क्या कहा जाता है, इन्हें पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी चीज़ें दफनाई जाती थी। देखिए यहाँ पिरामिड दिखाए गए हैं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उसके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो खर्च होता था शव को दफनाने में, वो सबसे कहाँ होता था, वो होता था मिस्र में। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे कुछ है या नहीं। महत्वपूर्ण तिथियाँ ये दी हैं, इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेहरगढ़ में जो कपास की खेती होती थी वो कब होती थी, लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ, 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के जो अंत की शुरुआत होती है वो कब होती है, 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब हुआ, लगभग 2500 साल पहले। और इसके साथ ही ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट पार्ट में।